नमस्कार। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र का परिचय प्रश्न पत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी। समाजीकरण क्या है, कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, जीवन के विभिन्न पड़ावों में कौन सी इसकी अवस्थाएं हो सकती है, इस बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण एवं संस्थाएं कौन सी हो सकती हैं, यानी वो एजेंसी कौन सी है जो समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसमें अनेक संस्थाएं एवं समूह योगदान करते हैं। ये संस्थाएं दो प्रकार की हैं, प्राथमिक संस्थाएं, द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में वे अभिकरण आते हैं जहां बालक का जीवन का प्रारंभ होता है। बालक के व्यक्तित्व का निर्माण इन्हीं संस्थाओं में होता है। इनमें पहला है परिवार। बच्चा परिवार में जन्म लेता है, वहीं से उस पर प्राथमिक व स्थायी प्रभाव पड़ता है। परिवार में अपने भाई बहन, माता पिता तथा अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। वह परिवार के आचार विचार, रीति रिवाज, प्रथा, संस्कृति को सीख लेता है और उसका समाजीकरण हो जाता है। परिवार सभी समाजों में समाजीकरण की एक आधारभूत संस्था है। परिवार के समाजीकरण का व्यक्ति पर अद्वितीय प्रभाव पड़ता है जो उस पर जीवन पर्यंत रहता है। मित्र समूह, मित्रों का समूह भी समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चा घर से बाहर निकलकर अपने साथियों में खेलता है, जहां वह अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है। खेल के नियम, अनुशासन, नेतृत्व के गुण, अन्य साथियों से अनुकूलन करना आदि वह अपने साथी समूह में ही सीखता है। पड़ोस भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। पड़ोस का प्रभाव ग्रामीण जीवन में अधिक होता है। पड़ोस भी व्यक्ति को व्यवहार करना सिखाता है कि कौन सा व्यवहार करना अपेक्षित है और कैसा आचरण अपेक्षित नहीं है। पड़ोसियों से संपर्क, भाईचारे का व्यवहार, स्नेह, सहयोग, सहकारिता आदि गुणों को विकसित करता है, जिससे बालक का समाजीकरण उचित तरीके से हो पाता है। नातेदारी समूह में रक्त संबंधी रिश्तेदार और विवाह संबंधी रिश्तेदार आते हैं। व्यक्ति अपने कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों, संबंधियों के संपर्क से अनेक प्रकार के व्यवहार सीखता है। जैसे व्यक्ति ससुराल में जाता है तो वहाँ भी एक विशेष प्रकार का व्यवहार करना वह सीखता है। विवाह के कारण भी व्यक्ति के व्यवहारों में पर्याप्त अंतर आ जाता है। पति पत्नी, जीजा साली, दामाद, बहू आदि के भूमिका निर्वाह में अनेक नए दायित्व आ जाते हैं। अनेक नई परंपराएं, मान्यताएं, विचारधाराएं उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति को अनुकूलन करना होता है और अनुकूलन सीखने के पश्चात उसका समाजीकरण हो जाता है। विवाह के बाद व्यक्ति को एक नवीन स्थिति प्राप्त होती है। उसका पुनर्सामाजीकरण भी होता है कि एक लड़की जब ससुराल जाती है तो वो अनेक क्रिया विधियों को सीखती है, नई परंपराओं से, नए सांस्कृतिक सामाजिक मूल्यों से अपना सामंजस्य बिठाती है। प्राथमिक संस्थाओं के बाद हम चर्चा करें समाजीकरण
कि कुछ दैतिक संस्थाएं भी हैं। दैतिक संस्थाएं भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है। इनमें पहला है शिक्षण संस्थाएं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बालक को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। शिक्षकों का संपर्क विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। छात्र अध्यापक संबंध, मित्र मित्र संबंध भी शिक्षण संस्थाएं विकसित करती है। ये संस्थाएं ही व्यक्ति को समाज का उपयोगी सदस्य बनाती हैं। शिक्षण संस्था व्यक्ति को अनुशासनशील और आधारभूत नियमबद्धता का पालन करने के योग्य बनाती है। व्यक्ति पर प्रारंभिक शिक्षा का, स्कूल शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो उस पर जीवन पर्यंत रहता है। शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति को समाज का सुसभ्य नागरिक बनाती हैं, उसे आगामी रोजगार के लिए तैयार करती है। राजनीतिक संस्थाएं व्यक्ति को शासन, कानून और अनुशासन सिखाती हैं। ये व्यक्तियों को कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग करती हैं, जिससे व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये संस्थाएं व्यक्ति को समाज की दिशा का ज्ञान कराती हैं और राजनीतिक रूप से उसे जागृत भी करती हैं। निर्वाचन इत्यादि के द्वारा व्यक्ति इन संस्थाओं से अभिमुखीकरण करता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को व्यवसायिक और जीवन यापन का दिशा निर्देश कराती है, जहां व्यक्ति प्रतिस्पर्धा, सहकारिता, समायोजन व्यवस्था आदि सीखता है और समाज से अपना अनुकूलन कर लेता है। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के योग्य बनाती है। धार्मिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति शांति, सच्चरित्रता, नैतिकता, पवित्रता, आदर्श जैसे गुणों को विकसित करता है। समाजीकरण में धार्मिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कोई भी समाज बिना धर्म के नहीं रह सकता। सबसे बड़ी बात, धर्म पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणा में व्यक्ति पर नैतिक दबाव डालता है और धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। व्यक्ति को नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाने में धर्म का महत्वपूर्ण योगदान है। सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा व्यक्ति समाज की संस्कृति से परिचित होता है। कला, भाषा, रीति रिवाज, परंपरा, वेशभूषा आदि की जानकारी इन्हीं संस्थाओं द्वारा प्राप्त होती है। ये संस्थाएं संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने का कार्य भी करती हैं। इन संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है, उसे अनुकूलन करता है और आत्मसात कर लेता है। व्यवसाय समूह, व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत होता है वहाँ के लोगों के साथ अपना समाजीकरण कर लेता है। अपने साथी समूह, अधिकारी व निम्न पद वालों से कैसे व्यवहार करना है आदि वह सीखता है। व्यक्ति जिस व्यवसाय में या रोजगार में होगा उसके नीति नियम, तौर तरीके आदि सब सीखेगा और ये सब सीखना उसके समाजीकरण के लिए बेहतर होता है। अंतिम बिंदु है अजनबी से व्यवहार। प्राथमिक परिचितों के अतिरिक्त अपरिचितों से किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए,
किस प्रकार का संबोधन करना चाहिए, यह सब व्यक्ति अजनबी से व्यवहार करने पर ही सीखता है। इस प्रकार सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरणों में हम दो प्रकार की संस्थाएं ले सकते हैं। प्राथमिक संस्थाएं जिनसे व्यक्ति घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, और दैत्विक संस्थाएं जो व्यक्ति का अन्यतर समाजीकरण करती है। धन्यवाद।